हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, एक नई यूनिट स्टार्ट की थी, दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी का जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हमने पढ़ाई कर ली थी। हमने जनरल इंट्रोडक्शन जान लिया था कि माइक्रोबायोलॉजी में हम बेसिकली किन के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन थे, एवी लीवेनहॉक के बारे में हमने देखा था, और इसका स्कोप्स क्या है। इन चीज़ों को हम आगे वैसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अब आगे बढ़ते हुए माइक्रोबायोलॉजी में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें पढ़ना है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो कल मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जो बताया था कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दे आर प्रोटोजोआज, algae, fungi, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो ये 5 टाइप्स हैं जिसमें इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। तो आज के वीडियो में हम इन 5 टाइप्स के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, इन 5 टाइप के ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स पढ़ेंगे और जानेंगे कि इनकी स्पेशलिटी क्या है एंड व्हाई दे आर कंसिडर्ड इनसाइड माइक्रोबायोलॉजी, और माइक्रोबायोलॉजी में इनके बारे में क्यों पढ़ना है। ओके, सो अपन स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, स्टार्टिंग विथ प्रोटोजोआ। सो प्रोटोजोआ से अपन स्टार्ट करते हैं। प्रोटोजोआ, एक तो आप प्रोटोजोआ की जो हम स्टडी करते हैं, मतलब कि प्रोटोजोआ के बारे में जो पढ़ाई करते हैं, उसको अपन बोलते हैं प्रोटोजोलॉजी। साइंस का वो ब्रांच या बायो का वो ब्रांच जिसमें हम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ नोन एज प्रोटोजोलॉजी। स्टडी प्रोटोजोलॉजी। ओके, प्रोटोजोलॉजी। ये जो है प्रोटोजोआज, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मीन्स एक सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। ओके, दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ओके, दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब मैंने आपको बताया था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे वो प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं, यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं। ओके, पर जब मल्टी सेलुलर की बात आती है तो वो जनरली यूकैरियोट्स ही होते हैं। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं कि दे मे बी पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक। पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक। पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशंस है। पैरासिटिक क्या होगा? वैसे ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट के अंदर रह के अपना जीवन चलाते हैं, मतलब उनको जीवित रहने के लिए, उनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक होस्ट का रहना ज़रूरी है। तो वो किसी के अंदर जाते हैं और उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो पैरासिटिक होते हैं। ओके, और सेप्रोफाइटिक वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड और डी के सब्सटेंसेस से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और डेड और डी के सब्सटेंसेस पे निर्भर रहते हैं। ओके, सो पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक के बीच में डिफरेंस पता चल गया। आगे देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट। तो इनका जो साइज रेंज है, साइज रेंज इज 10 to 50 mm, माइक्रोमीटर। 10 to 50 माइक्रोमीटर, सॉरी इट्स माइक्रोमीटर। 10 to 50 माइक्रोमीटर। ओके, आगे अपन देखते हैं कि प्रोटोजोआ जो है दे आर मोटाइल। मोटाइल क्या होता है? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मोटाइल क्या होता है। मोटाइल जो होता है दैट मीन्स मूवमेंट करना। किसी भी चीज़ का मोटाइल होना दैट मीन्स मूवमेंट करना, मोबिलिटी प्रोवाइड करना। और ये मोटाइल होंगे तो दे आर मोटाइल एंड मोबिलिटी इनकी किस पे डिपेंड करेगी? मोटिलिटी इज ड्यू टू
दो ऑर्गन्स के नाम मैंने बताए थे पिछले वीडियो में, फ्लैजिला और सीडोपोडिया। तो इन दोनों का ही नाम लिखो आप, ड्यू टू फ्लैजिला एंड सीडोपोडिया, जिसको अपन फॉल्स फीट भी बोलते हैं। ओके, सीडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब फीट, पैर, तो सीडोपोडिया फॉल्स फीट भी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये जो सीडोपोडिया है वो एक्चुअली होता नहीं है, बट इनका प्रोजेक्शन ये बनाते हैं ऐसा कि वो फीट की तरह काम करे, वो मोबिलिटी में या मोटिलिटी में हेल्प कर सके, उस तरह से उसको यूज़ में लेते हैं। ओके, अब ये जो है इनका जो फूड जो ये एब्जॉर्व करते हैं वो अपने सेल मेम्ब्रेन से ही एब्जॉर्व करते हैं। दे एब्जॉर्व फूड थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से फूड एब्जॉर्व करते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं, और किसी भी सेल में, कोई भी सेल है उसमें बाहर से अगर अंदर कोई सब्सटेंस आ रहा है, अगर बाहर से अंदर कोई सब्सटेंस आ रहा है और या फिर सेल उसको इनगल्फ कर रहा है, अंदर ले रहा है, तो उस चीज़ को अपन जब इनगल्फ करता है सेल किसी चीज़ को अंदर, तो एक टर्म आप याद रखो, फैगोसाइटोसिस। ओके, फैगोसाइटोसिस मतलब किसी भी चीज़ को अंदर निगल लेना, किसी भी पार्टिकल को, सॉलिड पार्टिकल को अंदर निगल लेना। और अगर सॉलिड पार्टिकल की जगह अगर लिक्विड पार्टिकल होगा तो वो हो जाएगा पिनोसाइटोसिस। ओके, सो सॉलिड सब्सटेंस को जब कोई सेल या कोई भी ऑर्गेनिज्म इनगल्फ करता है दैट इज फैगोसाइटोसिस, और लिक्विड सब्सटेंस को अगर कोई इनगल्फ करता है या अंदर लेता है दैट इज पिनोसाइटोसिस। ओके, ये डिफरेंस आपको पता चल गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो दे एब्जॉर्ब फूड थ्रू सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ फैगोसाइटोसिस, विद द हेल्प ऑफ अ मैकेनिज्म नोन एज फैगोसाइटोसिस, with the help of फैगोसाइटोसिस। ओके, ये चीज़ याद रखना कि फैगोसाइटोसिस के हेल्प से सेल उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को या अपने न्यूट्रिएंट्स को, अपने फूड को इनगल्फ करेगा, इंजेस्ट करेगा। ओके, आगे अपन चलते हैं। अब कुछ प्रोटोजोआस जो होते हैं वो पैरासिटिक तो होते हैं, बट उसके साथ साथ पैथोजेनिक भी होते हैं। कुछ प्रोटोजोआस पैरासिटिक के साथ साथ पैथोजेनिक भी होते हैं, मतलब कि जिस होस्ट में वो रहेंगे उस होस्ट में डिजीज क्रिएट करेंगे। सम प्रोटोजोआ आर पैरासिटिक एंड पैथोजेनिक। इम्यूनोलॉजी हमने इतने लंबे टाइम तक पढ़ा, इम्यूनोलॉजी का पूरा यूनिट पढ़ा, तो पैथोजन का मतलब तो आपको पता चल गया होगा पैथोजन क्या होता है। तो पैरासिटिक होंगे मतलब होस्ट में रहेंगे, और जिस होस्ट में रहेंगे उसके लिए ये खतरनाक भी साबित होंगे, डिजीज क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर पैथोजेनिक इन नेचर, दे आर पैथोजन। पैथोजन वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि किसी भी टाइप के बीमारी को इंड्यूस कर सकते हैं, किसी भी टाइप का बीमारी कैरी करते हैं, दे आर पैथोजन। ओके, सो सम प्रोटोजोअन्स आर पैरासिटिक एज वेल एज पैरासिटिक एंड पैथोजेनिक। ओके, तो ये तो प्रोटोजोआस थे। एग्जाम्पल में आप देख लो, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। ओके, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सारे आप लिख सकते हो इनके एग्जाम्पल्स में। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे प्रोटोजोआ के बाद अल्गी पे। फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस तो समझ में आ गया ना अच्छे से। फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, पैथोजेनिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सीडोपोडिया, फ्लैजिला, ये सब क्या होता है ये सब आपको पता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं अल्गी पे। फर्स्ट अपन ने देख लिया, नेक्स्ट इज अल्गी। अल्गी के बारे में बात करते हैं, तो अल्गी जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर फॉर्म में भी पाए जाएंगे। दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर।
सो बोथ यूनी एंड मल्टीसेलुलर। ओके, यूनिसेलुलर फॉर्म में भी पाए जाएंगे और मल्टीसेलुलर फॉर्म में भी पाए जाएंगे। उसके बाद अपन देखते हैं ये जो है यूकैरियोटिक इन नेचर, दे आर यूकैरियोटिक इन नेचर। अब इनका जो साइज है वो 1 माइक्रोमीटर जितना हो सकता है, साइज रेंजेस बिटवीन 1 माइक्रोमीटर जितना। ओके, दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करो। ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना जो फूड है वो खुद बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे और अपना फूड खुद बनाएंगे। ओके, अब ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। ओके, चल भी सकते हैं, मूवमेंट भी कर सकते हैं, या हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह किसी सबस्ट्रेट पे अटैच होकर रहे। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है इनका वो सेक्सुअल भी होता है और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है अलगी के केस में। बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे पाया जाता है अलगी के केस में। ओके, आगे अपन देखते हैं कि ये जो है वो मॉइस्ट इन्वायरमेंट में या फिर एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे। फाउंड इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट जनरली, प्रेजेंट इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। ओके, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे। अब इनके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो साइनोफाइटा, रोडोफाइटा, ये सब आप लिख सकते हो इनके एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल में लिख दूँ साइनोफाइटा या फिर रोडोफाइटा, या इसके आगे आप क्लोरोफाइटा, ये सब भी लिख सकते हो। ओके, सो इनके एग्जांपल्स आपको पता चल गए अलगी के बारे में कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों होंगे, यूकैरियोटिक होंगे मतलब कि न्यूक्लियस जो होगा वो ट्रू होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे इनके पास, और न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहेगा। ऑटोट्रॉफिक इन नेचर मतलब फोटोसिंथेसिस करेंगे और अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेंगे। मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों ही हो सकता है। अगर मोटाइल होंगे तो यहाँ पे स्यूडोपोडिया या फिर फ्लैजिला पाया जाएगा, और नॉन मोटाइल होंगे तो कोई भी फीट नहीं पाया जाएगा, और ये एक ही जगह एक सबस्ट्रेट पे चिपके रहेंगे। उसके बाद बोथ सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल मोड का रिप्रोडक्शन भी होगा और एसेक्सुअल मोड का रिप्रोडक्शन भी होगा। यहाँ पे ये जो है एक्वेटिक फॉर्म में पाए जाएंगे, दैट मीन्स पानी के अंदर पाए जाएंगे। और उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स हो गए आपके साइनोफाइटा, रोडोफाइटा, आगे क्लोरोफाइटा, और भी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अलगी के बाद अब आपको पढ़ना है फंजाई के बारे में। नाउ थर्ड वन इज फंजाई। ओके, फंजाई के बारे में अपन पढ़ते हैं, फंजाई के कैरेक्टर्स देखते हैं। तो फंजाई जो हो गया, दे आर ऑल्सो यूनी और मल्टी सेलुलर। अच्छा, अलगी की जो स्टडी होती है, जैसे अपने प्रोटोजोआ का देखा था प्रोटोजोलॉजी बोलते हैं, वैसे अलगी की स्टडी को अपन फाइकोलॉजी बोलते हैं, PHYCOLOGY, फाइकोलॉजी। और यहाँ पे फंजाई की स्टडी को अपन बोलते हैं माइकोलॉजी। ओके, अलगी की स्टडी को फाइकोलॉजी, PHYCOLOGY, आप साथ ही साथ नोट कर लेना उसमें। ओके, दे आर बोथ, फंजाई के बारे में आप देखें तो यूनिसेलुलर भी होंगे और मल्टीसेलुलर भी होंगे। यूकैरियोटिक इन नेचर, यूकैरियोटिक इन नेचर, दैट मीन्स ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इनके पास पाए जाएंगे। दे आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर,
हेटेरोट्रॉफिक मतलब ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड होंगे अपने फूड के लिए, अगर इनको खाना चाहिए, भोजन चाहिए तो वो ऑटोट्रॉफ से लेंगे। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि यूनी और मल्टीसेलुलर दोनों पाए जाएंगे। तो जो यूनिसेलुलर होंगे वो होंगे ईस्ट, अपन ने कल डिवीजन किया था फंजाई का ईस्ट और मोल्ड में, तो जो यूनिसेलुलर होंगे वो ईस्ट होंगे और जो मल्टीसेलुलर होंगे वो मोल्ड्स होंगे। ओके, ये डिफरेंस आपको पता चल गया कि जो यूनिसेलुलर होंगे वो ईस्ट होंगे और जो मल्टीसेलुलर होंगे वो मोल्ड्स होंगे। आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि ये दे मे बी सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। दे मे बी सेप्रोफाइटिक एंड की जगह और लिख दो आप, और पैरासिटिक। कुछ फंजाई के कुछ फॉर्म्स ऐसे भी होते हैं जो कि सेप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं। पैरासिटिक आपको पता ही है क्या होता है कि होस्ट पे डिपेंड रहेगा, और सेप्रोफिटिक क्या होता है, डेड एंड डीके सब्सटेंसेस पे डिपेंड रह के जीने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके आगे अपन देखते हैं कि सेप्रोफिटिक पैरासिटिक हो गया। उसके बाद अपन देखते हैं कि कुछ फंजाई जो हैं वो जनरली सॉइल, वाटर या डस्ट में पाए जाते हैं। ओके, जो स्पोर्स हैं फंजाई के वो जनरली सॉइल, वाटर या डस्ट में पाए जाते हैं। सो स्पोर्स ऑफ फंगस आर प्रेजेंट इन, स्पोर्स ऑफ फंगस आर प्रेजेंट इन सॉइल या फिर वाटर या फिर डस्ट, सॉइल, वाटर और डस्ट। ओके, सॉइल, वाटर या फिर डस्ट पे पाए जाएंगे। उसके बाद अपन देखते हैं कि इनके पास सेप्टेट और एसेप्टेट माइसेलियम प्रेजेंट हो सकता है। या तो सेप्टेट माइसेलियम होगा या फिर एसेप्टेट माइसेलियम होगा। अब सेप्टेट और एसेप्टेट माइसेलियम से पढ़ने से पहले आप समझो कि माइसेलियम क्या होता है। तो हाइफी आपने सुना होगा, अगर आप बात करो तो फंजाई में एक रूट टाइप का फिलामेंटस प्रोजेक्शन होता है, फिलामेंट का जैसा प्रोजेक्शन होता है जिसको अपन हाइफी बोलते हैं फंजाई में। ओके, हाइफी बोलते हैं, नॉर्मली हाइफा बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं तो हाइफी बोलते हैं, और कलेक्टिवली कई सारे हाइफी जब मिल जाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं माइसेलियम। ओके, इतना समझ में आ गया कि माइसेलियम क्या होता है। हाइफी एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जिसका काम होता है आउटर इन्वायरमेंट से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करके पूरे के पूरे फंजाई की जो बॉडी है जिसको अपन थैलस बॉडी बोलते हैं। थैलस बोलने का मतलब होता है नॉन डिफरेंशिएटेड बॉडी। थैलस का मतलब होता है थैलस, ये जो होता है ना इसका मतलब है नॉन डिफरेंशिएटेड बॉडी, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। मतलब बॉडी के पार्ट्स कौन से कहाँ पे हैं ये हमें नहीं पता, कहाँ पे सर है, कहाँ पैर है, कहाँ हाथ है, ये नहीं डिफरेंशिएट होता है। कौन सा रूट है, कौन सा टिप है, ये समझ में नहीं आता। दिस काइंड ऑफ बॉडी को अपन थैलस बॉडी बोलते हैं। तो आपने हाइफी के बारे में देख लिया कि ये प्रोजेक्शन होते हैं, फिलामेंटस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिनका काम होता है आउटर इन्वायरमेंट से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके पूरे के पूरे फंगस थैलस में डिस्ट्रीब्यूट करना। और बहुत सारे हाइफी मिलके क्या बनाते हैं, माइसेलियम। अब माइसेलियम सेप्टेट भी हो सकता है और एसेप्टेट भी हो सकता है। सेप्टेट माइसेलियम का मतलब होता है कि उनके जो सेल्स है ना उसके बीच में वॉल्स बने होंगे, सेल वॉल्स बने होंगे। ओके, तो दैट हैव वॉल्स बिटवीन सेल्स आर कॉल्ड सेप्टेट। जिनके सेल्स के बीच में सेल्स वॉल्स बिटवीन सेल्स, सेल्स के बीच में जिसके वॉल होगा वो सेप्टेट होंगे, और जाहिर सी बात है उसका अपोजिट होगा एसेप्टेट। मतलब कि नो वॉल्स बिटवीन सेल्स, दो सेल को डिवाइड करने के लिए बीच में कोई लेयर नहीं होगी। यहाँ पे दो सेल को डिवाइड करने के लिए बीच में लेयर होगी, वॉल होंगे, उसको अपन सेप्टेट बोलेंगे, और जिसमें वॉल नहीं होगी उसको अपन एसेप्टेट बोलेंगे। ओके, डिफरेंस आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हाइफी, माइसेलियम, उसके बाद थैलस किसको बोलते हैं, सेप्टेट किसको बोलते हैं और एसेप्टेट किसको बोलते हैं।
एक एक पॉइंट इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट है और इस छोटे से पॉइंट को समझने के लिए आपको 4-5 अलग अलग पॉइंट्स को समझना पड़ता है। दैट्स वाई इस चीज़ को इतना ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अब आपका तो एक सिंपल सा पॉइंट लिखा हुआ है पर इसमें इतने सारे टर्म्स आ गए। आपको सेप्टेट आया, एसेप्टेट आया, माइसेलियम आया। माइसेलियम जानने के लिए हाइफी को जानना ज़रूरी है, हाइफी जानने के लिए थैलस बॉडी क्या होती है उसको जानना ज़रूरी है। सो एक एक पॉइंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना आप लोग। सेप्टेट और एसेप्टेट टाइप ऑफ माइसेलियम होता है। ओके, ये चीज़ तो समझ में आ गई। और इसका एग्जाम्पल में आप लिख लो, लाइक एस्परजिलस लिख लो या फिर म्यूकॉर्ड लिख लो। एग्जाम्पल में आप लिख लो एस्परजिलस। ओके, एस्परजिलस आप एग्जाम्पल में लिख लो। नेक्स्ट अपन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट अपने ऑर्गेनिज्म पे, दैट इज बैक्टीरिया। फंजाई तो आपको समझ में आ गया, यूनी मल्टीसेलुलर दोनों होता है, यूकैरियोटिक इन नेचर का होता है। उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक होता है, मतलब ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड होता है। कुछ जो फॉर्म्स है वो सेप्रोफिटिक होते हैं, मतलब डेड और डीके पे डिपेंडेंट होते हैं। कुछ पैरासिटिक होते हैं जो होस्ट सेल के अंदर सर्वाइव करते हैं। स्पोर्स जो हैं इस फंजाई के वो सॉइल में, वाटर में और डस्ट में पाए जा सकते हैं। सेप्टेट या एसेप्टेट माइसेलियम इनके पास होता है, मतलब सेल वॉल से घिरा हुआ है। सेल में डिवीजन के लिए वॉल होंगे और यहाँ पे सेल डिवीजन के लिए कोई वॉल नहीं होंगे। दो सेल आपस में डिवाइडेड नहीं दिखेंगे, शो नहीं करेंगे। और इसका एग्जांपल आपने लिख लिया एस्परजिलस। इसके साथ साथ आप लिख सकते हो म्यूकर, और भी एग्जांपल्स होते हैं फंजाई के वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट अपन ऑर्गेनिज्म पे चलते हैं, दैट इज बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया के बारे में आप सबने कभी ना कभी सुना है, सबने कभी ना कभी देखा है। आई थिंक उसको वर्क भी किया होगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल कभी भी करते होगे 12th में भी तो उस पर बैक्टीरियल वर्क सबसे ज़्यादा होता है और बैक्टीरिया के बारे में सबसे ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, सो नेक्स्ट अपन चलते हैं फोर्थ पे, बैक्टीरिया। फोर्थ वन इज बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के बारे में आप सबको पता है, बैक्टीरिया की स्टडी को अपन बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया की स्टडी को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। दे आर यूनिसेलुलर नेचर एंड दे आर प्रोकैरियोटिक। यूनिसेलुलर, ओके, सिंगल सेल से, प्रो कैरियोटिक, मतलब जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होगा, इसलिए न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। वैसे न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं घिरे हुए होते हैं उनको अपन न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आता ही रहता है, भले ही बहुत सिंपल क्वेश्चन है पर कंफ्यूजन के लिए बहुत बार एग्जाम में आता है। उसके बाद अब इनके अलग अलग शेप्स होते हैं, उस शेप में वो प्रेजेंट हो सकते हैं, एज लाइक कोकाई शेप, स्फेरिकल शेप, राउंड शेप, इन शेप में ये, या फिर रॉड शेप, इन शेप में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। कोकाई, रॉड, स्फेरिकल, शेप्ड, ये तीन शेप में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके आगे अपन देखते हैं इनके पास बैक्टीरिया के आगे और भी अपन देखते हैं, ये मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों नेचर के पाए जा सकते हैं। दे आर आइदर मोटाइल और नॉन मोटाइल, मूवमेंट कर भी सकते हैं और कुछ जो ऐसे फॉर्म्स है जो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। दे आर ऑटोट्रॉफिक फॉर्म और ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक दोनों टाइप के पाए जाते हैं। ओके, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक दोनों ही फॉर्म में पाए जा सकते हैं। ओके, उसके बाद अपन देखते हैं कि इनको बैक्टीरियाज को डिवाइड करने के लिए क्लासिफाई किया गया है दो पर्टिकुलर ग्रुप में कुछ कैरेक्टर के आधार पर, जिसको अपन बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और ये आई थिंक सबने कभी ना कभी सुन रखा होगा, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो और बायो अगर पढ़ रहे हो काफ़ी टाइम से, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में आपको पता होगा। हो सकता है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट ना पता हो कि ग्राम पॉजिटिव कैसे ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम नेगेटिव कैसे होता है। ग्राम स्टेनिंग के बारे में आप सबने पढ़ा होगा। तो क्लासिफाइड इंटू टू ग्रुप्स, classified into two groups, that is gram positive और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो बैक्टीरियल जो लेयर है, बैक्टीरियल वॉल है, उस पे डिपेंड करती है। बैक्टीरियल सेल वॉल पे इस तरह से डिपेंड करती है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई जो बैक्टीरियल लेयर होती है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में डबल लेयर होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सिंगल लेयर होती है। ग्राम स्टेनिंग के बारे में फर्दर हम डिस्कस करेंगे बाद में डिटेल में, उसमें पता चलेगा कैसे क्रिस्टल वॉयलेट, आयोडीन सॉल्यूशन, उसके आगे हम सेफ्रोनिन डाल के पता करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है।
अभी के लिए इतना याद रखो कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम स्टेनिंग के बाद पर्पल कलर शो करते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो स्टेनिंग के बाद पिंक कलर शो करते हैं। ओके, तो ये चीज़ अभी आप याद रखो, इसको डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे। दो ग्रुप में क्लासिफाइड है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव जो होंगे वो पर्पल कलर के पाए जाएंगे क्योंकि इसमें क्रिस्टल वॉयलेट का इफेक्ट होगा, और ग्राम नेगेटिव जो है वो पिंक कलर के पाए जाएंगे क्योंकि ये सैफरनिन से अफेक्टेड होंगे या सैफरनिन से स्टेन्ड होंगे। ओके, आगे अपन देखते हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव देख लिया। कुछ बैक्टीरिया जो है वो पैथोजेनिक नेचर के भी होते हैं। पैथोजेनिक का आपको पता है, ये आप लिख लेना, मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ कि कुछ जो बैक्टीरियाज हैं वो पैथोजेनिक नेचर के होते हैं, मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म में बीमारी क्रिएट कर सकते हैं, बीमारी पैदा कर सकते हैं, बीमारी को कैरी करते हैं। तो पैथोजेनिक नेचर के भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं। एग्जाम्पल के, अब जो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है उसमें आप एसेरिया कोलाई मतलब ई कोलाई को लिख लो, स्ट्रेप्टोकोकस को लिख सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो एज फॉर एग्जाम्पल आप ई कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस को लिख लो। ओके, इसको मिटाते हैं और अपन लास्ट एंड फाइनल ऑर्गेनिज्म पे चलते हैं, दैट इज वायरस। और वायरस ने तो अभी पूरी दुनिया की हालत खराब कर रखी है, एक सिंगल वायरस ने। सो वायरस के बारे में अपन पढ़ते हैं। वायरस जो है, सबसे पहले तो आप एक चीज जानो कि ये जो है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मतलब अब इसको आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी, इसको आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। विदाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे कांट बी सीन। और किसी भी लाइट वेटेड या फिर क्या कहते हैं कम पावर के माइक्रोस्कोप से आप वायरस को नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज नीडेड टू सी वायरस। वायरस देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बिना आप नहीं देख सकते। उसके बाद इनका जो साइज है वो लेस देन 0.1 नैनोमीटर, ये है इनका साइज। 0.1 नैनोमीटर से भी कम इनका साइज होता है। उसके बाद इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक प्रोटीन कोट में कवर्ड होता है, और जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। तो जेनेटिक मटेरियल इज कवर्ड इन, जेनेटिक मटेरियल इज कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट। ओके, प्रोटीन कोट में घिरा हुआ रहता है। और जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। आई होप आपको पता होगा जो कोरोना वायरस आया है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है। आपने सुना होगा कि एक आरएनए वायरस है, वही है आपका कोरोना वायरस। एचआईवी वायरस जो आता है वो आरएनए वायरस है। बहुत सारे खतरनाक बीमारी हैं जिसमें आरएनए वायरस आता है हमारे शरीर में, और हमारे शरीर में बीमारी कॉज करता है या क्रिएट करता है। उसके बाद ये जो वायरस है, एक चीज़ वायरस की सबसे स्पेशलिटी है वो जान लो कि वायरस जो बाहर रहता है वो नॉन लिविंग रहता है। वायरस को जनरली अपन ए सेलुलर बोलते हैं। ए सेलुलर का मतलब हो गया एब्सेंस ऑफ सेल। एब्सेंस ऑफ सेल का मतलब आप ये बोलते हैं कि जो वायरस है वो तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, छोटा सा है बिल्कुल, बट ये जो है बाहर जब रहता है, एक लिविंग सेल के बाहर जब रहता है तब ये एक्टिव नहीं रहता। इसको एक्टिवेट होने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आना ज़रूरी है। तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाता है वायरस, उसके बाद ये एक्टिवेट हो जाता है और जितने भी फंक्शंस है उसको परफॉर्म कर सकता है। विदाउट एंटरिंग इनटू अ होस्ट दे कांट फंक्शन और दे कांट डू एनीथिंग। तो जब अंदर आता है उसके बाद ये लाइव होता है और अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। और वायरस के पास खुद मल्टीप्लिकेट होने के लिए, खुद मल्टीप्लाई होने के लिए कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होता। तो ये मल्टीप्लाई होने के लिए होस्ट का ही जितने भी सब्सटेंसेस है, होस्ट सेल के ही जो ऑर्गेनेल्स है उनको यूज़ करता है। और उनको यूज़ करने के बाद क्या कहते हैं, अंदर आके उनको यूज़ करने के बाद बीमारी क्रिएट करता है। मैंने कोरोना वायरस की एक वीडियो बनाई, उसके अंदर मैंने बताया है कि जो वायरस है कोरोना वायरस वो किस प्रकार से मल्टीप्लाई करता है और किस प्रकार से अफेक्ट करता है। तो अगर आपको वायरस की मल्टीप्लिकेशन देखनी है और आपको देखना है कि कैसे वो वायरस हमारे शरीर में आके इफेक्ट करता है और हमें बीमारी पहुंचाता है, तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ जाके उस वीडियो को भी देखना। ओके, सो
वायरस के बारे में आपको पता चल गया, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और आरएनए भी होता है। और उसके बाद इनके एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं कि जो इनके एग्जाम्पल हैं वो है बैक्टीरियोफाज, HIV वायरस, TMV वायरस, बैक्टीरियोफाज या फिर HIV वायरस या फिर TMV वायरस, TMV दैट मीन्स टोबैको मोजाइक वायरस। तो ये आपके वायरस के बारे में हो गया। वायरस की स्टडी को अपन बोलते हैं वायरोलॉजी। ओके, वायरोलॉजी बोलते हैं इसकी स्टडी को। और अभी तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में इतने सारे रिसर्चेस चल रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत सारे रिसर्चेस चल रहे हैं अभी। तो वायरोलॉजी भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। सो आज हमने 5 जो आपने प्रॉपर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने जो क्लासिफिकेशन की थी, उस 5 के बारे में हमने जनरल कैरेक्टर्स देख लिए हैं। अब अपन आई थिंक कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है 5 ऑर्गेनिज्म के बारे में, ये आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फर्दर कुछ एडवांसमेंट की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी में और क्या क्या एडवांस फीचर्स हैं, और इन ऑर्गेनिज्म के बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। सो ये वीडियो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।